जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा टीआरई 3 और बिहार विशेष शिक्षक के अंतर्गत अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं ये आपका कक्षा 5 का पर्यावरण सब्जेक्ट है, जो बिहार बोर्ड के क्लास में यानी बिहार बोर्ड में पढ़ाई जाती है। इसमें देखेंगे पहला जो टॉपिक है पटना से नाथुला की यात्रा। यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ नीचे आप देखेंगे अध्याय 22 यानी 1 से लेकर के 21। दोस्तों 1 से लेकर के 21 तक के सारे अध्याय का एक ही वीडियो में कवर किया गया है, जिससे कि आपको इधर-उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चैनल पर अगर आप शुरू कर दिए हैं देखना तो इसको लास्ट करेंगे, क्योंकि जो एससीईआरटी बिहार बोर्ड का बुक है क्लास 5 का भाग 3 पर्यावरण और हम। दोस्तों अध्याय फर्स्ट है पटना से नाथुला की यात्रा। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को संकलित करके आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अध्याय 1 है पटना से नाथुला की यात्रा, इसमें सिक्किम की राजधानी। दोस्तों सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है, जो कि दार्जिलिंग को कहते हैं। दोस्तों टाइगर हिल कहाँ है? तो टाइगर हिल आपका दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर स्थित है। टाइगर झील दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर स्थित है। यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे, इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न बनने वाला पॉइंट है वो है एवरेस्ट। दोस्तों एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं? तो उसे एवरेस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों, दार्जिलिंग में चाय का बागान पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें कुछ बच्चे हैं जो परिवार के साथ घूमने गए हैं, तो वो दार्जिलिंग में पहुंचते हैं और रोपवे के द्वारा जब जाते हैं तो नीचे जो चाय की बागान है उसको देख करके बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों उसमें बुक में ये दार्जिलिंग में जो चाय की बागान है, क्योंकि सिक्किम में अगर देखा जाए तो सिक्किम और दार्जिलिंग ये चाय के बागान के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सिक्किम में याक नामक पशु देखे जाते हैं। जो याक नामक पशु, याक आप लोग देखे होंगे, ये सिक्किम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय के पर्वतारोहण संस्थान के पास भारत के गौरव तेंजिंग नोरगे की अदम कद मूर्ति लगी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये ध्यान देंगे कि जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत के पास जो संस्थान है, पर्वतारोहण से संबंधित जो संस्थान है, वहाँ पर तेंजिंग नोरगे का फोटो मूर्ति बल लगा हुआ है। और तेंजिंग नोरगे थे कौन? तो उनके बारे में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे दोस्तों कि तेंजिंग पर्वतारोही के साथ 20 साल की उम्र से कूली के रूप में जाते रहते थे। यानी तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोही जो भी जाता था हिमालय पर, जो भी पर्वतारोहण चढ़ने के लिए जाता था, तो वो कूली के रूप में जाते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, किंतु भारत के मूल निवासी बन गए थे, क्योंकि हिमालय जो पर्वत था वहाँ पर वो अपना जीवन पूरा बिता दिया। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर विजय का झंडा गाड़ा। यानी दोस्तों अगर इस तरीके से देखा जाए तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला पर, सबसे ऊंची श्रृंखला पर सबसे पहले किसने झंडा गाड़ा? तो वो थे आपका सर एडमंड हिलेरी ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर पर अपना विजय का झंडा फहराया। नेक्स्ट दोस्तों है पर्वतारोहियों के साथ जो गाइड या कुली चलते हैं उसे दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि सिरदार किसे कहते हैं? तो दोस्तों पर्वतारोहियों के साथ जो गाइड तथा कुली के रूप में चलते हैं दार्जिलिंग में, उनसे सिरदार कहा जाता है।
हाल फिलहाल में बिहार की श्रीमती निरुपमा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल फिलहाल में बिहार की श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। यानी ये देखिए महिला भी हैं और बिहार से हैं। तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, आप लोग ध्यान से इसको याद रखेंगे। श्रीमती निरुपमा जो हाल फिलहाल में बिहार के एवरेस्ट की चोटी है उस पर विजय प्राप्त की हैं। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है और यहाँ लिप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती हैं। दोस्तों सिक्किम में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं ये आप याद रखिएगा। लिप्चा, नेपाली और भूटिया, ये 3 जातियां हैं जो कि निवास करती हैं। रूमटेक मानेस्ट्री यानी करमापा, ये क्या है? रूमटेक मानेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास एवं बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला जो दर्रा भी है दोस्तों, ये तिब्बत और ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया तक आते थे। नेक्स्ट दोस्तों आ गया आपका अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? खेल। दोस्तों खेल से संबंधित जो हम लोग देखे हैं क्लास 4, इसके पहले हम लोग जो वीडियो देखे थे वो आपका कक्षा 4 का वीडियो है, यानी क्लास 4 का पर्यावरण का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक ही वीडियो में वो भी आपको 30 मिनट में कंप्लीट कराया गया है, 1 से लेकर के आपके 25 अध्याय तक, यानी सारे अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। तो वो वीडियो नहीं देखे हैं अगर आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहां जा करके आप क्लास 4 को कंप्लीट कर लेंगे। क्लास 5 अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इसके बाद क्लास 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से ईबीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी ईबीएस का जो एससीईआरटी का बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। खो खो, दोस्तों खो खो प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। यानी खो खो में अगर देखेंगे पूछ देगा कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 भी आ सकता है और 12 आ सकता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि 12 खिलाड़ियों की संख्या होती है, जिसमें से कि 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। उसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में आपके 11 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल यानी खो खो में 9 खिलाड़ी। अभी हम लोग ऊपर देखे कि प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 9 जो खिलाड़ी होते हैं वो फील्ड में उतरते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉक में 6, कबड्डी में आपके 7 होते हैं। इसमें भी 12 प्लेयर होते हैं दोस्तों, 12 प्लेयर होते हैं, 7 फील्ड में होते हैं। ये याद रख, कबड्डी में 7 फील्ड। रग्बी फुटबॉल होता है, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो एक खेल होता है, उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट दोस्तों उसमें मार्शल आर्ट के बारे में पूछा, मार्शल आर्ट क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। एक युद्ध कला है, इसे गुरु शिष्य यानी गुरु शिष्य, जैसे मान लीजिए कि मार्शल आर्ट तो इस समय हम लोग देख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशक में पीछे जो गुरु शिष्य का परंपरा चल रहा था उसमें कुश्ती होती थी। ठीक है, कुश्ती क्या है? वही है अपने आप को बचने के लिए जो हम लोग कुश्ती, या जापान में इसको सुमो बोलते हैं, सिख समुदाय में गटका बोलते हैं, तथा आज के समय में इसे जूडो कराटे में सभी जूडो कराटे बोलते हैं। ये सभी मार्शल आर्ट के तहत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका तीसरा अध्याय हो गया। ये बीजों का बिखरना। बीजों का बिखरना, इसमें 24वें तीर्थंकर। इसके पहले जो क्लास 4 था उसमें हम लोग देखे थे दोस्तों 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ हम लोग देखे थे। ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और ये आपका जो पार्श्वनाथ थे इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तो अगर देखेंगे तो बिहार और झारखंड के सबसे ऊपर जो पर्वत है पार्श्वनाथ मंदिर, उसी पर इनका मंदिर बना हुआ है।
नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए, जो 24वें तीर्थंकर थे वो वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ में है। जैनियों का एक समूह, यानी जो जैन धर्म है, जैन धर्म के एक समूह भगवान महावीर की जन्म स्थली मानता है। ठीक है, यानी 24वें जो तीर्थंकर हैं वो हैं वर्धमान महावीर। इनका मंदिर आपका जमुई जिला में सिकंदरा प्रखंड में स्थित है, ये लछुआड़ गांव में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अध्याय 4 आ जाता है। अध्याय 4 में अगर देखेंगे तो मेरा बगीचा, यानी इसका टॉपिक है मेरा बगीचा। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे प्रश्न पूछने के लिए अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो तितलियों के बारे में बताया गया कि तितलियों की जो प्रजाति होती है वो 17 प्रजातियां होती है तथा पक्षियों के 7 प्रजातियां होती हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बबूल और कैक्टस। बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं, यानी जो बबूल और कैक्टस हैं मरुभूमि यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। ये पौधे कोलकाता में, दिल्ली में तथा गंगटोक में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों आपके सामने अध्याय 5 आता है और अध्याय 5 है ऐतिहासिक स्मारक। दोस्तों विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक के बारे में उसमें चर्चा है। इसमें जो सबसे अगर विशेष देखेंगे तो तुर्की शासक बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला अगर कोई था तो वही है आपका बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। और कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला या आग लगाने वाला या रद्द करने वाला कौन था? तो आपका बख्तियार खिलजी। इसी में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पाए जाते हैं दोस्तों। भारत का पहला आवासीय विद्यालय जो कौन था? ये नालंदा था। नालंदा भारत का पहला, यानी बिहार का नहीं, भारत का पहला आवासीय विद्यालय अगर देखेंगे तो ये नालंदा था। और इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में हुआ था। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी। चीनी यात्री वेन सांग यहाँ पढ़े थे, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें चीनी यात्री वेन सांग भी पढ़े थे। पुनः स्थापना, जैसे मान लीजिए कि जो बख्तियार खिलजी था उन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको रद्द कर दिया, तो उसकी पुनः स्थापना दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर मर्मत्य सेन के देख रेख में चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे इसी से संबंधित। मगध की राजधानी राजगीर, जो कि इस समय अगर देखेंगे तो पाटलिपुत्र के नाम से यानी पटना के नाम से इस समय प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यानी भागलपुर में कौन विश्वविद्यालय है? तो भागलपुर में विक्रम विश्वविद्यालय है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, यानी सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। वैशाली का स्तूप, केसरिया का स्तूप, यानी वैशाली का स्तूप और केसरिया का स्तूप के बारे में चर्चा किया गया है। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर अद्भुत है, यानी औरंगाबाद में देखेंगे तो दोस्तों औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है। ठीक है, औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी में आपका जल मंदिर अद्भुत है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों पावापुरी का जो जल मंदिर है, पावापुरी का जल मंदिर और विक्रमशिला का विश्वविद्यालय भागलपुर में है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था, जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था। नेक्स्ट अध्याय दोस्तों 6 है सिंचाई के साधन, यानी सिंचाई के कौन कौन से साधन है इसके बारे में इस अध्याय में चर्चा किया गया है। जैसे रहट है, नलकूप है, नहर से सिंचाई की जाती है, यानी सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से, इसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। कौन फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और कौन फसल को कम पानी चाहिए? तो दोस्तों यानी कम पानी वाले, ज़्यादा पानी वाले
और कम पानी वाले फसल जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, उड़द, मूंग, अरहर आदि ये फसल सर्दियों में बोए जाते हैं, जिससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और कम सॉरी दोस्तों, ये कम पानी, यहाँ पर थोड़ा-सा गलती हो गया है। यहाँ पर कम पानी वाले ये पदार्थ ये पौधे हैं और ये धान, कपास, गन्ना आदि ये ज़्यादा पानी वाले फसल हैं। नेक्स्ट दोस्तों अध्याय 7 क्या है? जितना खाओ उतना पकाओ। यानी हमें जो भी खाना खाना है ये करना है, तो हम जितना खा सकें उतना ही पकाना है, ज़्यादा पका करके उसको रद्द नहीं करना है और बासी नहीं खाना है। इसके बारे में बताया गया है कि भोजन कैसा करना चाहिए इत्यादि। ज़्यादा दिन कोई सामान रखना है तो उसे अचार, मुरब्बा, चिप्स तो क्या करेंगे? यानी जैसे मान लीजिए कि हमें अचार, मुरब्बा कौन-कौन सा ऐसा अचार को कैसे अपना रखेंगे? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस-किस चीज़ को हम लोग जैसे आम को अगर हमें संजो करके रखना है तो किस रूप में करेंगे तो आम को अचार बना सकते हैं। आँवला को रखना है तो क्या आँवला का मुरब्बा बना करके उसको ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है, अचार बनाकर रखा जा सकता है। दोस्तों अध्याय 8 हो जाता है रॉस की जंग मच्छरों के संग। दोस्तों रॉस महोदय वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिनका पूरा नाम रोनाल्ड रॉस था और इनका जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। रोनाल्ड रॉस मलेरिया की दवा अगर देखा जाए तो मलेरिया के मच्छर के बारे में इन्होंने शोध किया था, खोज किया था। मलेरिया की दवा कुनैन की पत्तियों से किया जाता है। मादा एनाफ्लीज यानी ये जो आपके रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने मलेरिया हमें होता है मच्छर के काटने से, तो किस मच्छर तो मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है। यानी मादा एनोफ्लीज के काटने से हमें मलेरिया होता है और इसकी दवा आपका कुनैन की पत्तियों से किया जाता है। और मलेरिया जो रोनाल्ड रॉस थे इन्होंने मादा एनोफ्लीज पर जो मच्छर है इसमें सर्च किया। ये 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसमें मैप के बारे में अध्याय 9 आपका है मैंने नक्शा बनाया। तो इसमें संकेत सूची दिए गए हैं, जिला का नाम दिया गया है, दिशा है इत्यादि। आप एक बार बिहार का जो मैप है इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेंगे और आप देखेंगे कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश, ये आपके बिहार का चौहद्दी है। नेक्स्ट दोस्तों अध्याय 10 में हमारी फसलें हमारा खान-पान। आपसे पूछा गया है कि आपको बताया गया है ईवीएस में अध्याय 10 में कि हमारी जो फसल है और हमारा खान-पान कैसा होना चाहिए। तो इसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं तीनों हम लोग फसलों के बारे में। रबी की फसल क्या कहलाती है? तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, सब्जी, बीन्स, मूली, धनिया, प्याज आदि। जो हम ठंडी के मौसम में यानी नवंबर दिसंबर में जो हम लोग जिसको बोते हैं, जैसे गेहूँ अभी हम लोग गेहूँ अभी बोया गया है, तो गेहूँ के साथ-साथ आप सोचिए कि कौन-कौन से सब्जी बोए जाते हैं। वो सारे के सारे जो फसल हैं नवंबर दिसंबर के लगभग में बोए जाते हैं और ये सारे के सारे रबी के फसल कहलाते हैं। दोस्तों खरीफ के फसल कौन-कौन है? तो ये जून जुलाई यानी गर्मी में बोए जाते हैं। धान, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन आदि ये सारे के सारे खरीफ के फसल हैं और ये जून जुलाई में उगाए जाते हैं। दोस्तों जायद की फसल यानी जो गर्मी में ककड़ी, खीरा, तरबूजा इत्यादि जो बोया जाता है ये फरवरी और मार्च में बोया जाता है और ये सारे जायद के फसल कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़िले के नाम दिए गए हैं, जैसे बिहार के कुछ ज़िलों के नाम दिए गए थे बुक में और वहाँ की प्रमुख फसलों का नाम दिया गया था। जैसे वैशाली और कटिहार में कौन-सी फसल प्रमुख है? तो वहाँ पर केला प्रमुख है। मधुबनी और दरभंगा में मखाना होता है। गया और नवादा में गेहूँ, रोहतास, भागलपुर में धान, मधेपुरा और लखीसराय में चना, शेखपुरा और जमुई में आपका प्याज की खेती इम्पोर्टेंट यानी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट दोस्तों बिहार के मैप में दर्शाया गया है कि किस राज्य में कौन-कौन सी फसल होती है, यानी जो ऊपर हम बताए वो ये आपको क्लियर करता है। अब दोस्तों भोज्य पदार्थ और स्थानीय यानी कौन खाना कहाँ-कहाँ खाया जाता है ये है। खाखरा और दाल, दोस्तों खाखरा और दाल देखेंगे तो ये गुजराती भोजन है। इडली डोसा आपका दक्षिणी भारतीय भोजन है। पाव भाजी आपका महाराष्ट्रीय भोजन है। लिट्टी चोखा आपका बिहार का भोजन है। मछली भात आपका बंगाल का भोजन है।
दाल बाटी आपका राजस्थान, मालपुआ झारखंड का भोजन है। दोस्तों धुस्का, यहाँ पर एक धुस्का शब्द आया, धुस्का झारखंड का प्रसिद्ध नाश्ता है, ठीक है। लिट्टी चोखा बनाने का क्रम, ये लिट्टी चोखा बनाने का क्रम क्यों, ये आखिर लिट्टी चोखा आप लोग बना सोचेंगे कि ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों बताएगा, लेकिन ये लिट्टी चोखा जो बनाने का क्रम है दोस्तों, ये आपके बुक में लिखा हुआ है कि किस क्रम से ये हम लिट्टी चोखा बनाएंगे। इसी तरीके से एक प्रश्न पूछा जा गया था कि कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं उसका क्रम, मिट्टी पहले बनाते हैं, कलर करते हैं, बनाते हैं, गूंथते हैं, पकाते हैं, ये सब कैसे कैसे क्रम होता है, तो वो भी प्रश्न पूछा गया था, वो आगे आपको मिलेगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि क्लास 3 का भी वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। और क्लास 4 का वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जा करके एक ही 30 मिनट के वीडियो में पूरे बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों लिट्टी चोखा बनाने का जो क्रम है ये है, सबसे पहले हम लोग आटा गूँथेंगे, उसके बाद भरावन तैयार करेंगे, यानी जो सत्तू में अजवाइन, मंगरेल, नींबू, हरा मिर्च, लहसुन, प्याज, सरसों, तेल, नमक, स्वाद अनुसार इत्यादि ये मिलाएंगे, उसको भरावन कहा गया है। सबसे पहले आटा गूँथेंगे, दूसरा आपका भरावन तैयार करेंगे, तीसरा है आपका आटे की लोई काटकर उसमें सत्तू का भरावन भरेंगे, उसके बाद उपले को सुखाएंगे, सुलगाएंगे, उपले में उपले पूरी तरीके से जल जाए उसे बराबर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उपले जल जाए तो ये देखिए पॉइंट ये दिया गया, ये आप याद रखिएगा। पक जाने पर आग से, यानी उपले हुए तरीके से जल जाए तो बराबर करेंगे। पक जाने पर आग से उतारेंगे एवं कपड़े, यानी जो आपका लिट्टी होगा वो लिट्टी को उपले पर रखेंगे और पक जाने पर क्या करेंगे, आग से उतारेंगे एवं कपड़े में रखकर राख के कण झाड़ लेंगे, घी लगा देंगे। अब इसके बाद चोखा दोस्तों, आलू टमाटर बैंगन को आग अलग से पकाएंगे, यानी दिया है कि ये नहीं कि जो हम आग सुलगाए थे उसी में आलू को डाल देंगे, ये नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि आलू टमाटर बैंगन को अलग से पकाएंगे, छिलका उतारेंगे एवं गूँथेंगे, उसमें सरसों, लहसुन, तेल, मिर्च, अदरक, नमक जो डालना होगा वो डालेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है आपका 11वां अध्याय, जंतु जगत। इसमें सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों कुछ अभयारण्य के बारे में बताया गया है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पश्चिम चंपारण, दोस्तों पश्चिम चंपारण बिहार में अगर देखेंगे तो एकलौता अभयारण्य है, वो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य, ठीक है। ये आपका कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य, ये आपका पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। बेगूसराय में है आपका पक्षी अभयारण्य, और कांवर झील भी आपका कहाँ है, तो बेगूसराय में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बिश्नोई समाज के बारे में कुछ है लिखा गया है। बिश्नोई समाज कौन थे, तो बिश्नोई समाज दोस्तों जंगल की रक्षा करने वाले थे, पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले थे, उसे हम लोग बिश्नोई समाज के नाम से जानते हैं। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है, बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई ने 29 बातों को अपनाया, ये बिश्नोई जो समाज थे उन्होंने 29 बातों को अपनाया, वो 29 बात विभिन्न प्रकार के जो वन से संबंधित था वही था। उसी में एक जो पॉइंट था उसमें अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। क्यों न्यौछावर कर दिए थे दोस्तों, पेड़ की कटिंग की जा रही थी तो पेड़ के साथ चपक गए और उसी में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। अमृता जो थी वो खेजड़ली गांव की थी। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29, यानी जो 29 अपना ये बातें माने हैं। उनके गुरु जम्भा जी के कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिसमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। ये प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, जो आपके बिश्नोई समाज होते हैं ये प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। ये हरे पेड़ों की रक्षा करते हैं एवं सूखे पेड़ों का उपयोग करते हैं। जैसे इनको अगर कोई काम भी करना है, लकड़ी से संबंधित काम है, तो दोस्तों केवल सूखे हुए पेड़ों से काम ये लेते हैं। हरे पेड़ को नुकसान ये लोग नहीं पहुंचाते हैं, बिश्नोई समाज के लोग। दोस्तों अध्याय 12 हो गया, मान गए लोहा।
दोस्तों मान गए लोहा यानी इसमें 3 दिसंबर विश्व दिव्यांगता दिवस के बारे में बताया गया है। इसके बाद लुईस ब्रेल का जन्म। दोस्तों ब्रेल लिपि होता है, ये 6 डॉट पर होता है और ये लुईस ब्रेल के अंतर्गत जो ये ब्रेल है, ये ब्रेल लिपि है और इस ब्रेल लिपि का जो जन्मदाता है वो लुईस ब्रेल थे। ठीक है, लुईस ब्रेल ये इसके जन्मदाता हैं और ये दिव्यांग बच्चों, दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए इस लिपि का पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। ये लुईस ब्रेल के बारे में जानकारी है। दोस्तों जो ब्रेल ब्रेल लिपि का आविष्कार है ये 1821 में लुईस ब्रेल द्वारा किया गया था, यानी 1821 में लुईस ब्रेल का किया गया। दोस्तों इनकी अगर कहानी सुनेंगे तो ये जो लुईस ब्रेल थे, इनके पिताजी क्या थे कि चमड़े का काम करते थे, यानी जूता सिलने मोची का काम करते थे और बचपन में लुईस ब्रेल अपने पापा के साथ खेल रहे थे और वही जो जूता सिलने का औजार होता है वही इनकी आंख में धंस गया और इन्फेक्शन के कारण इनकी आंखें दोनों खराब हो गई। ठीक है, ये अब आंखें खराब हो जाने के बाद इन्होंने अब सोचा कि हमने पढ़ाई कैसे करेंगे, तो इन्होंने ही इस ब्रेल का आविष्कार कर दिया और इससे आज लोग दृष्टि दिव्यांग बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों टॉपिक खेल खेल में, उसी में एक टॉपिक दिया गया है खेल खेल में, तो इसमें है कि पक्षियों से दोस्ती, चोंच, पैर, पंख, आवास, भोजन आदि की जानकारी दी गई है इस टॉपिक में। दोस्तों खंजन पक्षी के बारे में बताया गया है, जो आपका एससीईआरटी बुक है क्लास 5 का, उसमें एक खंजन पक्षी के बारे में कुछ चर्चा किया गया है। खंजन पक्षी की लंबाई आपका 21 सेंटीमीटर होती है, गौरैया से थोड़ी बड़ी होती है। पीठ और सिर का जो रंग होता है नर में काला एवं मादा में धूसर कलर होता है। आवाज इनकी क्या है, टीजिट टीजिट आवाज होती है। भोजन कीड़े मकोड़े खाते हैं और आवास इनका मुख्यतः जमीन पर, नदी के किनारे, यानी जो खेतों में अगर पानी लगा हुआ है तो उसके किनारे पर रहते हैं, नदी में पानी है तो उसके किनारे पर ये बैठे रहते हैं, इनका वही मुख्य आवास हो जाता है। दोस्तों अध्याय 13 आप देखेंगे, अध्याय 13 पानी और हम के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें कहाँ-कहाँ से पानी आते हैं, बाढ़ कैसे आती है इत्यादि के बारे में चर्चा है। जैसे बिहार में एक बार 18 अगस्त 2008 को बिहार और नेपाल की तराई क्षेत्र में बाढ़ आ गया था। इसमें कुछ एथेंटिक चीज़ दिया गया, जैसे 500 से अधिक लोग मारे गए थे इस बाढ़ में। उसके बाद 23 हेक्टेयर की फसल रद्द हो गई थी और यहाँ पर देखेंगे कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए थे ये बाढ़ में। ये आपको कुछ जानकारी दी गई है। दोस्तों बाढ़ से देखा जाए तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट आपका अध्याय है 14 सूरज एक काम अनेक। दोस्तों इसमें सौर प्लेट, सूरज यानी सौर ऊर्जा से हम लोग क्या-क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, सौर ऊर्जा से लाइट जलाते हैं, सौर ऊर्जा से फैन चलाते हैं, सौर ऊर्जा से पानी मोटर चलाते हैं, इत्यादि जो भी हम काम करते हैं, सूरज एक काम अनेक इसके अंतर्गत ये बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अध्याय 15 हमारा जंगल। दोस्तों जंगल के बारे में आ गया, तो जंगल वन अधिकार अधिनियम 2007, ये वन अधिकार अधिनियम 2007 क्या कहता है, इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी जंगल में 25 साल तक रह गए, 25 साल तक उस जंगल की रक्षा कर दिए, तो वहाँ पर आपको ये वन अधिकार अधिनियम क्या कहता है कि आपको उस क्षेत्र में रहने और कब्जा का मालिकाना हक देता है, मान्यता देता है। वन अधिकार अधिनियम 2007 और वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या कहता है, वन संसाधनों का उपयोग और संरक्षण का अधिकार देता है। 2006 वन अधिकार अधिनियम। विश्व वन सप्ताह। दोस्तों विश्व वन सप्ताह और वन्य जीव सप्ताह। विश्व वन सप्ताह ये क्या है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी 1 से लेकर के 7 जुलाई और 1 से लेकर के 7 अक्टूबर आपका वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों धरहरा के लोग बेटियों, यहाँ पर एक ये पॉइंट दिया गया है वन जंगल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
धरहरा के लोग, वो एक गाँव ये है धरहरा, यहाँ के लोग क्या है कि बेटी जन्म लेने पर लोग वहाँ के उदास हो जाते थे। लेकिन धरहरा के लोग, कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया कि बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया और बेटियों के जन्म पर 10 पेड़, यानी जिस दिन बेटी जन्म लेती थी उस दिन खुशी मनाते थे और 10 पेड़ लगाते थे और बेटी के साथ-साथ उस 10 पेड़ की रक्षा करते थे। जैसे बेटी की रक्षा करते थे उसी तरीके से इस पेड़ की भी रक्षा करते थे। इसे देखते हुए पश्चिमी चंपारण में ठीक है, इनको सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा पॉइंट है, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे। जो एक बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका पश्चिम चंपारण में है और उसका नाम है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट दोस्तों अध्याय 16 हो जाता है। 16 में हमें क्या देखना है, 16 में हमें पढ़ाया गया कि चलो सर्वे करें। यानी इसमें सर्वे करने समय गाँव में कुछ बच्चे जाते हैं, ग्रुप बना करके इसमें बच्चे जाते हैं सर्वे करने के लिए। तो घर में क्या-क्या प्रयोग होता है, डीजल कितना लगता है, खाना कितना लगता है, क्या-क्या है, कितने घर हैं, कितना पक्का घर है, कितने पशु-पक्षी है, इत्यादि किस तरीके से सर्वे के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। दोस्तों आपका 17 नंबर का जो अध्याय है इसमें रामू काका की दुकान। दोस्तों रामू काका का दुकान है, उसमें जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर से संबंधित, कपड़ा से संबंधित या जो भी संबंधित है दुकान में है और इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनने लायक था, जिसके लिए यहाँ से कुछ प्रश्न नहीं उठाए गए हैं, दुकान से संबंधित केवल ये था। दोस्तों नेक्स्ट आपका अध्याय है 18 है आवास, इससे प्रश्न बनने लायक है, बहुत सारे पॉइंट हैं। गांव के पूरब की तरफ की जमीनों पर कॉलोनियां बनने वाली हैं। कुछ घर इमारतें एक मंजिला होगी, कुछ बहुमंजिला, वहाँ बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि की सुविधा होगी। यानी ये आवास के बारे में बताया गया है। घर के दीवार पर मधुबनी पेंटिंग से चित्रकारी बनी है जिस पर चर्चा करना है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें चर्चा किया गया कि घर का जो दीवार था उस पर मधुबनी जो पेंटिंग होता है उससे कलाकारी की गई है। दोस्तों देखा जाए तो अगर देखेंगे 19 जो आपका चैप्टर है, 19 जो पार्ट है उसमें तरह-तरह के व्यवसाय है। तो दोस्तों इसमें तरह-तरह के व्यवसाय का मतलब किसान, बुनकर, मोची, लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार आदि आते हैं। दोस्तों इसी में अभी जो हम आप लोगों को पहले अभी बताया जो लिट्टी-चोखा था, लिट्टी-चोखा का क्रम, उसी तरीके से ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया, सी-टेट के पेपर में भी पूछा गया है हमें लग रहा है। ठीक है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि मिट्टी को खोद करके तालाब से लाते हैं। उसके बाद क्या है, मिट्टी को तैयार करना, यानी मिट्टी को हम लोग तैयार करते हैं। गढ़े बर्तन को सुखाते हैं, सूखे बर्तन को आग में पकाते हैं, पके बर्तन को रंग लगाते हैं और पके बर्तन को बाज़ार में ले जाकर के बेच देते हैं। ये आपका पूरी प्रक्रिया थी। दोस्तों आपका अध्याय 20 है, रामपुर वाले चाचा की शादी। दोस्तों ये शादी से संबंधित है और उसमें चाची कैसी हैं, चाचा कैसे हैं, मामा-मामी इत्यादि रिलेशन के बारे में इसमें अध्याय 20 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक दोस्तों आज का और इस आपका कक्षा 4 के 5 का जो चैप्टर है 21, ये लास्ट चैप्टर है। लक्की जब बीमार पड़ गया, तो लक्की क्यों बीमार पड़ गया, क्या-क्या दिक्कत हुआ, कौन-कौन से पॉइंट इसमें देखना है। तो अभी मलेरिया के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि रोनाल्ड रास, मादा एनाफिलीज जो मच्छर थे उसके बारे में बताए थे। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, यह एक संक्रामक रोग है। यह दूषित भोजन या जल से के कीड़े-मकोड़े के काटने से हो सकता है। मच्छर से होने वाले रोग, दोस्तों मच्छर के काटने से कौन-कौन से रोग होते हैं, तो आपका डेंगू है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, पीला बुखार है, एन्सेफेलाइटिस आदि रोग क्या है, ये मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों कुछ अन्य जानकारी, जैसे ये तो हम लोग बुक से अपना देखे थे, लेकिन कुछ अन्य जानकारी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तना क्या है, जड़ क्या है, पत्ती क्या है, बीज क्या है और फूल क्या है, ठीक है? इसके बारे में हमें देखना है। अब इसमें जो तना है, आलू क्या है, तना है, जड़ है। आपसे अगर पूछा जाए कि आलू क्या है, तो आप आलू क्या बताइएगा? तो दोस्तों आलू आपका तना है, अदरक तना है, प्याज आपका जो हम लोग खाते हैं वो तना है, लहसुन आपका तना है और गन्ना तना। ये जो भी है आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, गन्ना, ये सारे के सारे हम लोग तना इसका खाते हैं। अब देखिए जड़, मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया,
टैपियोका और शकरकंद, ये सारे के सारे जड़ हैं और ये हम लोग जड़ इसके खाते हैं। दोस्तों पत्ती किस चीज़ की हम खाते हैं? धनिया हो गई, पत्ता गोभी, अरवी, पालक और कढ़ी पत्ता, ये सारे के सारे हम लोग पत्ता खाते हैं। अब बीज दोस्तों, चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, धान, हरा मटर और बीज जो भी ये सारे बीज हैं, ये बीज से संबंधित हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया लास्ट एकदम देखेंगे फूल के बारे में। सहजन का फूल, केला का फूल और कचनार। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आप ध्यान देंगे। सहजन के फूल की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में बनाई जाती है। सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। केले के फूल की सब्जी आपका केरल और पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है और कचनार के फूल की सब्जी आपका उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप लास्ट तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वो क्लास 3 का आपका ईबीएस का बुक होगा। इसके बाद आप चैनल पर बने रहेंगे क्योंकि सक्षमता, विशेष शिक्षक, टीआरई 3 इत्यादि सारी की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है और विशेष प्रश्न कराए जाते हैं। धन्यवाद।